नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और कैमरे पर मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। हमेशा की तरह आज भी मैं हाजिर हूं क्राइम की एक खबर, क्राइम की एक कहानी या एक वाकया, जो भी कहें आप, वो आप सबके सामने पेश करने के लिए, सुनाने के लिए। और इस पेशकश के बाद मैं आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की जो राय होती है वो भी मैं पढ़ूंगा। जो आप लोग खट्टी मीठी बातें लिखते हैं, जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उन सारी बातों का मैं जिक्र करूंगा। और ये बेसिकली आपको तो पता ही है, जो लोग नए जुड़ रहे होंगे मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो हमने पिछला लाइव या पिछला प्रीमियर जो हमने किया था, उस स्टोरी में उसके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स का मैं आज जवाब देने की कोशिश करूंगा और उन कमेंट्स को आज पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ गुजारिश है कि शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए और ये कहानी गौर से सुनिए। इन दिनों कानपुर बहुत चर्चे में है। आप जानते हैं, कानपुर के बिकरू गांव में एक गैंगस्टर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और उसके बाद किस तरह से पुलिस वालों ने एक एक कर विकास दुबे और उसके गुर्गों पर जो है वो प्रतिघात करना शुरू किया। और अब विकास दुबे और उसके, मेरी जानकारी के मुताबिक, कुल 6 गुर्गे इंक्लूडिंग विकास दुबे, 6 लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। तो इस वजह से कानपुर बहुत चर्चे में है। लेकिन आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको बताने वाला हूँ, उसका संबंध भी कानपुर से ही है, लेकिन बिकरू से या विकास दुबे से इस कहानी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये घटना 4 जून 2017 की है। कानपुर में एक जगह है महाराजपुर, और महाराजपुर के पास एक और लोकेलिटी है जिसको तिवारी पुलिया कहते हैं। तो इसी तिवारी पुलिया के नीचे 4 जून को एक अजीब सी घटना हुई। लोगों ने एक प्लास्टिक की बोरी देखी जो इस पुलिया के नीचे पड़ी हुई थी, और वो बोरी जिस तरह से बांधी गई थी और बोरी पर जिस तरह से बोरी को जिस तरह से वहाँ फेंका गया था, वो देखकर बड़ा संदिग्ध लग रहा था। क्योंकि कोई बोरी जिसका मुंह अच्छे से बंधा हुआ हो, या तो उसमें किसी के ज़रूरत की चीज़ या सामान होंगे, तो जाहिर है वो फिर उस आदमी के पास ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे खुली जगह पर या कूड़े के ढेर पर या किसी पुल के नीचे पड़ा हुआ हो और वो बोरी अंदर, मतलब अंदर कोई सामान हो और बाहर बंधा हुआ, तो फिर देख कर शक तो पैदा होता है। लोगों को शक पैदा हुआ और जो महाराजपुर के लोग हैं उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर आई और जैसा कि होता है, पुलिस ने वो बोरी खुलवाई, और जैसे ही बोरी खोली गई, पुलिस वालों के साथ साथ महाराजपुर के जो भी लोग थे वो ठिठक गए। उन्होंने देखा कि अंदर एक लड़की की लाश है। लाश पर कोई चोट के या काटे जाने के या कोई हथियार घोंपे जाने के ऐसे कोई विजिबल इंजरी मार्क नहीं थे, लेकिन लाश थी और बोरे में बंद थी। तो इतना तो तय था कि ये मामला मर्डर का ही है। तो पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश जो है शुरू की, और जो महाराजपुर के ग्राम प्रधान हैं हरिश्चंद्र यादव, कम से कम 2017 में तो यही थे, उनकी दी गई तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और जैसी कि आशंका थी वही बात निकली। लड़की की हत्या गला घोंट कर की गई थी। और जब पुलिस ने लाश का बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि जो नोज़पिन होता है, उसको बोलचाल की भाषा में लोग नाक की कील भी कहते हैं, वो नोज़पिन मरने वाली लड़की ने भी पहन रखे होंगे, वो गायब थी। मतलब वो नाक का वो जो एक होल है वो नज़र आ रही थी। और इसके साथ उस लड़की के पायल और हाथ में जो बालियां वगैरह थी, वो सारी चीज़ें गायब थी। मतलब कोई और जेवर जो है उसके जिस्म पर नहीं थे। पुलिस ने, जैसा कि होता है, इस मामले की तफ्तीश शुरू करते ही सबसे पहले उस लड़की की पहचान करने की कोशिश की। आसपास के तमाम इलाकों में पूछताछ की और ये जानना चाहा कि ये लड़की कौन है। उसकी तस्वीरें खींची, छपवाई, व्हाट्सएप पर भेजा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी उस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। और पुलिस को ये भी लग रहा था, अब पुलिस थोड़ी कंफ्यूज थी। कंफ्यूज होने की वजह आपको बताता हूँ। एक तो पुलिस ने देखा कि उसके शरीर में कोई जेवर वगैरह नहीं है। पायल और जो बालियाँ होती हैं वो अगर कोई उतार ले तो जाहिर सी बात है बॉडी में उसका कोई मार्क तो नहीं होता, क्योंकि वो टाइटली ग्रिप्ड चीज़ें नहीं होती जो
जिस्म के साथ सट कर बांधी गई हो, सटा कर बांधी गई हो, इस तरह का वो जेवर तो होता नहीं है। लेकिन जो नोज़ पिन है उसको जिस तरह से कातिलों ने खोल लिया था या लाश से वो नोज़ पिन गायब थी, उसे देख कर ये लग रहा था कि कातिलों ने ही वो नोज़ पिन हटाई होगी। तो पुलिस को ये भी लगा कि अगर नोज़ पिन हटाई गई तो दूसरे जेवर भी कातिलों ने उतारे होंगे और ऐसे में ये मामला लूटपाट का हो सकता है। लेकिन पुलिस के दिमाग में एक बात ये भी चल रही थी कि अगर ये लूटपाट का ही मामला था और कोई रैंडम अटेम्प्ट करके इस लड़की को लुटेरों ने पकड़ा, तो लुटेरों ने उसकी लाश को इतनी तकलीफ़ करके बोरे में बंद करके यहाँ तिवारी पुलिया के नीचे लाकर क्यों फेंका? क्योंकि जहाँ लूटपाट हुई वहीं उसको मारकर फेंक कर भाग जा सकते थे। तो इस तरह की बातें जो थी वो पुलिस वालों के दिमाग में चल रही थी और पुलिस इस मामले को सुलझाना चाहती थी, लेकिन तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता गया और पुलिस की जांच भी धीमी हो गई और साल भर का वक्त गुजर गया, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री का कोई भी सुराग कानपुर की पुलिस लगा नहीं पाई। साल भर बाद जब पुलिस और तमाम लोग इस मामले को भूलने लगे थे, तब कानपुर में एक और लोकेलिटी है चकेरी। चकेरी की पुलिस जो है वो जाजमऊ इलाके में सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। नाका लगाकर तकरीबन सभी शहरों में पुलिस इस तरह से चेकिंग करती है, तो वहाँ चेकिंग कर रही थी और उस चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर गुजरते 2 लड़कों को रोका। ऐसे तो पुलिस बहुत सारे लोगों को रोक रही थी, चेक कर रही थी, उनकी तलाशी ले रही थी, पूछताछ कर रही थी, उन्हें आगे जाने दे रही थी। लेकिन इत्तेफाक से नाके पर 2 लड़कों को रोका और जब इन 2 लड़कों को रोका तो जब उनकी जामा तलाशी ली गई, फ्रिस्किंग, बॉडी फ्रिस्किंग जिसे कहते हैं, जब वो की गई तो उनके पास से पुलिस को एक तमंचा मिला, यानी कंट्री मेड पिस्टल। तो अब तमंचा मिला तो जाहिर है ये कोई शरीफ लोग तो होंगे नहीं। पुलिस ने अब इन दोनों को फ़ौरन पकड़ लिया और वहाँ से नाके से उठाकर थाने लेकर आई। ये जो चेकिंग के दौरान ये जो 2 लोग पकड़े गए, ये पकड़े गए 18 मई 2018 को। जो घटना हुई थी मर्डर की वो 4 जून 2017 को हुई थी और चेकिंग के दौरान 2 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा 18 मई 2018 को, तकरीबन 1 साल बाद। और इन दोनों लड़कों को पुलिस उठाकर थाने ले आई। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो ये दोनों आपस में, इन दोनों का रिश्ता जो है वो जीजा और साले का निकला। साला प्रमोद उपाध्याय था और जीजा था आनंद। इन दोनों के पास जब तमंचा मिला और पुलिस उनको पूछताछ के लिए लेकर आई तो जाहिर है पुलिस उनकी ठुकाई पिटाई भी करेगी। कानपुर पुलिस ने इनकी ठुकाई पिटाई चालू की, इनसे सस्टेन्ड इंटरोगेशन शुरू किया। और जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन शुरू किया तो इन्होंने न सिर्फ तमंचा कहाँ से हासिल किया और इस तमंचे से कहाँ क्या लूटपाट करनी थी इसके बारे में बताया, बल्कि मार पिटाई या पुलिस की खौफ का असर ये हुआ कि पुलिस को दूर दूर तक जिस घटना के बारे में पता नहीं था, इन्होंने डर के मारे वो भी कबूल दिया और इन दोनों ने ये माना कि इन्होंने एक कत्ल भी किया है। प्रमोद और आनंद ने पुलिस को ये बताया कि महाराजपुर में, उन्होंने बताया कि हमने 1 साल पहले कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद हमने एक लड़की की लाश जो है वो महाराजपुर में तिवारी पुलिया के नीचे फेंक दी थी। उस लाश को वहीं पर हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया था। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो खुद चकेरी की पुलिस भी जो है वो उस मामले के बारे में भूल गई थी, क्योंकि ऐसे भी थाना दूसरा है। तो पुलिस ने उधर महाराजपुर की पुलिस से पूछा कि वहाँ आपके वहाँ लाश मिली थी क्या 1 साल पहले। महाराजपुर की पुलिस ने बही खाते अपने निकाले और निकालने के बाद कंफर्म किया कि हाँ, एक लड़की की लाश तिवारी पुलिया के नीचे मिली थी 4 जून को। FIR भी हमारे यहाँ दर्ज है, मर्डर केस। अब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों लड़के कम से कम इस मामले में तो सच बोल ही रहे हैं। फिर उसके बाद पुलिस ने कहा कि वो लड़की कौन थी और तुम लोगों ने यह हत्या क्यों की, इसके बारे में अब सिलसिलेवार तरीके से बताओ। तो सबसे पहले उन लोगों ने जो मर्डर किया, उस मर्डर को उन्होंने कैसे अंजाम दिया इसके बारे में तो बाद में बताऊंगा।
सीक्वेंस बिगड़ेगा। अदरवाइज आपको ये बताता हूँ कि मर्डर किस लड़की का किया, उससे इनका रिश्ता क्या था और क्यों किया, ये सब कहानी आपको शुरू से बताता हूँ। तो ये जो प्रमोद उपाध्याय है, ये प्रमोद उपाध्याय जो है वो लखनऊ का ही रहने वाला है और इसका घर है नौबस्ता के खंडेपुर मोहल्ले में। जो लोग कानपुर के हैं वो इन लोकेलिटी से वाकिफ़ होंगे। तो नौबस्ता के खंडेपुर मोहल्ले में रहने वाला ये जो प्रमोद है, ये प्राइवेट नौकरी करता था और इसकी शादी जो है 2016 या 17 में ही हुई थी, मतलब किसी एक साल में, या तो 16 में या 17 में। इसके बाद चूंकि प्राइवेट नौकरी करता था लेकिन पैसे कमाने के बहुत बड़े बड़े अरमान थे। इसकी बीवी को भी बड़ा शौक था कि वो अमीरों वाली ज़िंदगी जिए, लेविश लाइफ लीड करे। तो पति पर भी बड़ा प्रेशर था उपाध्याय पर कि वो पैसे ज़्यादा कमा कर लाए। लेकिन जब सीधे रास्तों से पैसे कमाने की तमाम जुगत, तमाम कोशिशें जब वो फेल होने लगी, नाकाम होने लगी, देखिए पैसे तो कमा रहा था लेकिन इतना नहीं कमा रहा था कि रातों रात ज़िंदगी बदल जाती, तो प्रमोद उपाध्याय ने जो है वो ठगी का रास्ता अख्तियार कर लिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का रास्ता अख्तियार कर लिया और लोगों से रुपए पैसे झटकने लगा। और तो और हद ये हो गई कि प्रमोद एक बार इसी तरह अपने घर में बैठा डींगे हाँक रहा था और प्रमोद की साली, सबसे पहले तो प्रमोद की बीवी के बारे में बताऊं। प्रमोद की जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम रीना था और रीना की बहन है सोनी। तो प्रमोद एक बार अपनी साली के साथ अपने ही घर में बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था फैमिली में। इस वक्त उसने अपनी साली से ये कहा कि वो चुटकी में सरकारी नौकरी लगा सकता है, उसकी सरकारी महकमे में बहुत अच्छी सेटिंग है और बस कुछ रुपए अगर कोई खर्च करने के लिए तैयार हो तो नौकरी फ़ौरन लग जाएगी। अब साली ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा कि अरे मेरा जीजा तो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है। उसने फ़ौरन अपनी सरकारी नौकरी के लिए जो है अपने जीजा प्रमोद को 50,000 रुपये दे दिए और कहा कि आप प्लीज़ जल्दी से मेरी नौकरी लगवाइए। प्रमोद ने भी वादा किया कि बिल्कुल लगा दूंगा और वो झूठ तो बोल ही रहा था, कोई उसका कनेक्शन नहीं था, कोई नौकरी लगाने के रैकेट से वो जुड़ा हुआ नहीं था, बस रुपए पैसे झटकना उसका काम था। तो उसने 50,000 रुपये ले लिए और 50,000 रुपये वो मौज मस्ती में उसने खर्च भी कर डाले। इस बीच ये जो साली है सोनी, ये इसका अपनी बहन के घर यानी प्रमोद के घर, अपने जीजा के घर आने जाने का सिलसिला थोड़ा ज़्यादा हो गया और बात वहाँ बिगड़ गई जब ये साली का जो लगाव है या इन्फैचुएशन है वो अपने जीजा के प्रति हो गया और प्रमोद भी अपनी बीवी के साथ साथ अपनी साली के प्रति आसक्त हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये जो सोनी है ये रीना की बड़ी बहन थी, लेकिन आप इसे मतलब एक अजीब सा रिश्ता है, आप इसे जो भी कहें, इसको जो भी नाम दें, प्रमोद और सोनी जो है एक दूसरे के ज़रूरत से ज़्यादा करीब आ गए और दोनों में रिलेशनशिप डेवलप हो गई। तकरीबन 1 साल तक सब कुछ चोरी छिपे और ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच कई बार प्रमोद की पत्नी रीना को अपने पति पर और अपनी दीदी पर शक भी हुआ कि ये दोनों इन्वॉल्व हैं और शायद इन दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। इस तरह की बात उसके मन में थी और कई बार उसने अपने पति को कन्फ्रंट भी किया, लेकिन हर बार पति ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन हमने पहले भी कहा है वही कहावत कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो रीना को देर सवेर अपनी दीदी और अपने पति की करतूतों का पता भी चला और रीना ने बहुत कन्फ्रंट किया दोनों को। दोनों के साथ रीना की बड़ी लड़ाइयाँ हुई और सोनी जो पहले अपनी दीदी के घर आकर अपने जीजाजी से खुलेआम मिला करती थी, उसने अपनी दीदी के घर आना बंद कर दिया। लेकिन ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ। प्रमोद अब अपने घर से बाहर अलग अलग ठिकानों पर, गुमनाम ठिकानों पर अपनी साली के साथ डेट करता रहा, उससे मिलता रहा। वक्त गुजरता गया और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया इस रिलेशनशिप को और 50,000 रुपये के लेन देन को, तो सोनी को फाइनली ये लगने लगा कि अब बहुत हो गया, मेरे 50,000 रुपये मेरे जीजाजी के पास हमने जमा कराए थे, सरकारी नौकरी अभी तक लगी नहीं। जब जब वो जीजाजी से ये पूछती कि जीजाजी सरकारी नौकरी तो लग नहीं रही है, आप क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए, तो वो ये कहता कि जिस सरकारी डिपार्टमेंट में मेरी सेटिंग थी, जिस सरकारी डिपार्टमेंट में मेरा सोर्स था, उस डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर ही जो है वो ट्रांसफ़र हो गया और इस वक्त जो ऑफिसर वहाँ पर है उसके साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, जिस वजह से तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ रहा है।
अब ऐसे हालत में प्रमोद को वो पैसे जो है सोनी को लौटा देने चाहिए थे अपनी साली को, लेकिन प्रमोद ने तो वो पैसे खर्च कर दिए थे और वो जेन्युइन आदमी तो था नहीं। तो उसने पैसों को लेकर सोनी को झूठ बोलना शुरू किया। आज दूंगा कल दूंगा वाली बात शुरू हो गई और ये जो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी, अफेयर हो गया था, उस अफेयर में भी अब दरार आने लगी उस 50,000 रुपये के लिए। फाइनली जो सोनी है प्रमोद की बड़ी साली, उसने अपनी जीजाजी की पोल पट्टी खोलने का फैसला किया और जो भी दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होते थे, लव चैट होते थे या जो भी बातें होती थी, फोटोग्राफ एक्सचेंज होते थे, वो सारी चीज़ें उसने एक जगह इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उसने अपनी छोटी बहन रीना के पास वो पहुंची और रीना के पास पहुंचकर उसने वो सारी जो ऑब्जेक्शनेबल चैट थे उसकी अपने जीजा के साथ, वो ऑब्जेक्शनेबल चैट, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ये सारी रीना को दिखा दी। और इसके बाद दोनों बहनों में तो जाहिर है भयानक लड़ाई होनी थी, दोनों बहनों में लड़ाई हुई भी और इस लड़ाई का असर ये हुआ कि प्रमोद की ज़िंदगी जो है वो और मुश्किल हो गई। बीवी जो पहले ही तपी हुई थी अपनी ही दीदी के साथ अपने पति के रिलेशनशिप को लेकर, उस बीवी ने प्रमोद के साथ और लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। फाइनली एक मोमेंट या एक वक्त ऐसा आया जब प्रमोद को लगा कि अब बहुत हो गया, इस मामले से मुझे निजात पाना है और निजात पाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इस सोनी को ही जो है वो मैं रास्ते से हटा दूं। लेकिन किसी की जान लेना या किसी की हत्या करना इतना आसान काम तो होता नहीं है। तो प्रमोद ने ये तय किया कि वो अपनी बड़ी साली की हत्या कर देगा जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और इसके लिए उसने इस साजिश में शामिल किया अपने जीजा को जिसका नाम आनंद है। आनंद खुद भी थोड़ा क्रिमिनल माइंड का आदमी था और आनंद के साथ मिलकर प्रमोद ने ये प्लानिंग की और दोनों ने सोनी से ये कहा कि 50,000 रुपये अब उसके पास आ गए हैं, हो गए हैं, वो ये 50,000 रुपये लौटाना चाहता है। तो प्लीज़ सोनी से ये कहा कि तुम आ जाओ, लेकिन प्लीज़ अकेली आना। और खाड़ेपुर इलाका है, खाड़ेपुर एक जगह है कानपुर में, वहाँ पर एक कमरे में, एक सुनसान जगह पर एक कमरे में प्रमोद ने और उसके जीजा आनंद ने सोनी को बुलाया। जब तक सोनी वहाँ पहुँची उससे पहले इन दोनों जीजा साले के बीच जो है वो शराब पीने पिलाने का लंबा दौर चला और दोनों के दिमाग में जो एक नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो भर चुकी थी। दोनों सोनी की हत्या करना चाहते थे, साजिश रचकर वो तैयार थे, जबकि सोनी को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था। उसको ये लगा कि उसने जो अपने जीजा की पोल पट्टी खोल दी, घर में बवाल हो गया, तो जीजा जो है उसको झटका लग गया होगा और जीजा अब रिकन्सिलेशन के लिए जो है, यानी समझौता करने के लिए वो ये 50,000 रुपये लौटाना चाहता है। मुझे जाकर 50,000 रुपये लेने वापस आ जाना। उसे नहीं पता था कि जहाँ वो जा रही है वहाँ उसकी हत्या हो जाएगी। तो सोनी पहुँची खाड़ेपुर के उस मकान में और वहाँ पर प्रमोद और आनंद ने पहले उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब जाहिर है जब नीयत बुरी है ही और कत्ल करना ही है और एक अकेली लड़की उन शराबी जीजा साले को मिली तो उनको लगा कि ठीक है इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो उसने सोनी के ऊपर अपने आप को फोर्स करने की कोशिश की इन दोनों ने। लेकिन सोनी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, उसने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रमोद ने और आनंद ने पहले तो उसके साथ मारपीट की और इसी कमरे के अंदर गला घोंट कर उसकी जान ले ली। और इस तरह वो सोनी जो प्रमोद की बड़ी साली थी, उसकी बीवी की दीदी थी, उसकी हत्या हो गई। चूँकि हत्या की साजिश इस साले और जीजा ने पहले ही तय करके रखी थी, तो इन्होंने एक प्लास्टिक की बोरी में सोनी की लाश को भरने के बाद उस बोरी को अच्छे से टाइट करके उसको बांधा, पैक किया और पैक करने के बाद जिस बाइक से ये दोनों घूम रहे थे या घूमते थे, उसी बाइक पर उस लाश को बीच में रखकर दोनों जीजा साले की जोड़ी खाड़ेपुर से निकल गई और वो लाश लेकर कानपुर शहर में तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी इन दोनों ने तय की और उसको ले जाकर फेंका महाराजपुर में तिवारी पुलिया के नीचे। वहाँ लाश फेंककर वो फरार हो गए। लेकिन आपको बताऊं, लाश फेंकने से पहले ये बदनीयत लोग तो थे ही, इनको लगा कि इसके जिस्म में जो जेवर हैं, जो सोने चांदी के गहने हैं, उसे भी हम क्यों लाश के साथ फेंक दें, चलो वो निकाल लेते हैं। तो उन्होंने वो नोज़ पिन भी निकाल ली, उसकी पायल और
जो हाथों में कंगन वगैरह थे वो सारी चीज़ें इन दोनों ने निकाली और उसको एक ज्वेलर को बेच भी दिया, बल्कि बेचा नहीं, गिरवी रखकर उसके कुछ पैसे भी ले लिए। और इस तरह से 1 साल पहले इन दोनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और हत्याकांड के पीछे जो है वो एक लव ट्रायंगल था जो फैमिली के बीच ही डेवलप हो गई थी, वो लव ट्रायंगल, जिसकी वजह से फाइनली ये मर्डर हुआ। लेकिन इस मर्डर को, अब जो कहानी का असली बात या ट्विस्ट जिसे हम कहते हैं, इस मर्डर को हुए 1 साल का वक्त गुजर गया और सोनी की गुमशुदगी पर उसके घर के लोगों ने कानपुर में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन रिपोर्ट दूसरे थाने में दर्ज थी। और वहाँ महाराजपुर इलाके में जब लाश बरामद हुई, वहाँ की पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। और विडंबना देखिए कि जांच करके कातिलों को पकड़ना या मामले को सुलझाना तो दूर की बात, लोग यही नहीं पता लगा पाए, पुलिस वाले, कि मरने वाली लड़की कौन है, उसकी पहचान क्या है। और पहचान नहीं पता लगी तो कत्ल का मामला भी नहीं सुलझा। लेकिन जुर्म जो है वो छिपता नहीं है, और इस मामले में भी यही हुआ। ये दोनों जो है साल भर बाद एक पुलिस नाके पर पकड़े गए, और पुलिस को दूर दूर तक ये अंदाज़ा नहीं था कि इन लोगों ने कत्ल भी किया होगा। उनको तो गन के साथ पकड़ा तो आर्म्स एक्ट के मामले में उनसे पूछताछ ही पुलिस कर रही थी। लेकिन पुलिस का खौफ या पुलिस के डंडे का खौफ ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा जो है वो सच्चाई उगलने लगता है। तो इन दोनों ने भी सच्चाई उगलना चालू कर दिया, और चालू करके उन्होंने 1 साल पुराने कत्ल की घटना कबूल कर दी। और इसके बाद जो लोग आर्म्स एक्ट में पकड़े गए थे, प्रमोद और उसका जीजा आनंद, ये दोनों कत्ल के मामले में भी पुलिस ने इन दोनों को बुक कर दिया, और बुक करने के बाद जेल भी भेज दिया। और इसी के साथ प्रमोद की असलियत जो है खुद उसकी बीवी और उसके परिवार के सामने भी जाहिर हो गई। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा वाकया जिसके बारे में हमने आपको तफसील से बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जो है वो, अच्छी वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अपराध की घटनाएं और कहानियाँ जो है उसके साथ कोई कुछ भी अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन आपने ये कहानी सुनी होगी और आई होप कि आपने इसको अप्रिशिएट किया होगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ जो आपके मैसेजेस हैं उन मैसेजेस को आंसर करने के सीक्वेंस सिलसिले की, और साथ ही जो भी सजेशंस आपने हमें दिए हैं या जो भी बातें आपने हमें कही है उन बातों को आप तक पहुंचाने की। गौरव बत्रा जी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ, ये कल वाले वीडियो के बारे में उन्होंने कहा है। थैंक यू वेरी मच गौरव जी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। चिंतामणि ग्यावाली, ये नेपाल के हैं, इन्होंने अपने बारे में लिखा और कहते हैं कि ये कुवैत में रहते हैं। इन्होंने बांग्ला में लिखा है, नमस्कार सर, केमन आछेन। तो ये अपने आप में एक करिश्मा है, क्योंकि बंदा नेपाल का, रह रहा है कुवैत में, बोल रहा है बांग्ला, तो मल्टी टैलेंटेड लोगों में चिंतामणि ग्यावाली जी की गिनती होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत आपका क्राइम तक पर। कनिष्का सिवाच का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि क्राइम तक के सारे मेंबर्स जो है वो सुपर्ब हैं और स्टोरी टेलिंग उनको बहुत अच्छी लगी। ब्रिजराज सिंह ने गुड इवनिंग लिखा है। सुरेश परिहार ने कहा है, सर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच। आसिया शद्दद, Supratim, your storytelling is mesmerizing. It's a talent that you should be proud of. So please keep it up. शायद वो लिखना चाह रही थी कीप एट इट, इन्होंने लिखा है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच आसिया जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तरह की हौसला अफजाई के लिए। अशरफ हेलो अंसारी, हेलो सर, इन्होंने कहा है कि कर्नाटका उडीपी की कोई स्टोरी मैं सुनाऊं। अच्छा, भास्कर शेट्टी मर्डर केस के बारे में ये जानना चाहते हैं। ठीक है अंसारी साहब, मैं रिसर्च करूंगा भास्कर शेट्टी मर्डर केस के बारे में, और अगर कुछ कंटेंट मुझे इस तरह का मिल पाया तो आप सबके सामने ज़रूर इस स्टोरी को हाजिर करूंगा। अभिनव दीक्षित जी हैं, सुप्रतिम सर आपके स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ का वो मैं दीवाना हूँ। कोई दीवाना तो है, उसके साथ लास्ट में जो आप अपने सब्सक्राइबर के साथ उनके कमेंट्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो एक फैमिली वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल आती है दोस्त, फैमिली वाली फीलिंग मुझे भी आती है। अभिनव दीक्षित जी ने ये बात लिखी है और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच इस लंबे कमेंट के लिए। और अच्छा, इन्होंने शम्स ताहिर खान साहब के लिए कहा है कि वो भी इस तरह से लोगों के सवालों का जवाब दिया करें, उनके कमेंट्स पढ़ा करें, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि ये बात चेतावनी के तौर पर मैं शम्स ताहिर खान साहब को कन्वे कर दूं। अभिनव जी, मैं ज़रूर कन्वे कर दूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनकी मसरूफियत को देखते हुए, उनके बिज़ी होने को देखते हुए, आप लोग अगर वो हर रोज़ कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं जवाब दे पाते हैं, तो उनको माफ़ भी करेंगे। मैं उनकी तरफ से माफ़ी भी मांगता हूँ। करण सेठ साहब हैं, इन्होंने गॉड ब्लेस यू लिखा है। साजिद ने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह आपको खुश रखे और आपके परिवार को। ये बिजनौर की कहानी सुनने की बात कर रहे हैं साजिद साहब। आपने कई बार ये कमेंट लिखा है, बिजनौर की कहानी हमने पहले सुनाई थी। वहाँ का एक टिकटॉक स्टार था जिसने खुद जो है कई हत्याएं की, गुस्से में आकर। वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। और पुलिस जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आधी रात को एक बस में चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उस बस को रोका जिसमें वो टिकटॉक स्टार जो किलर बन चुका था, उसको जब पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको जानकर हैरानी होगी, उस आदमी ने खुद अपने सिर पर गोली मारकर बस के अंदर अपनी जान दे दी थी। तो वो भयानक कहानी थी। आप इस कहानी को क्राइम तक पर जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस पर लाइव वीडियो हमने बनाया है। प्रवीण चौहान जी लिख रहे हैं, गुड सर, बिकम गेमर ये लिख रहे हैं कि इन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं वो शब्द तो नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि उनका ये कहना है कि मैंने गुजरात के सूरत में वो जो लेडी कांस्टेबल थी जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है और जिसकी वीरता या जिसकी बहादुरी की लोग, वीरता तो मैं नहीं कहूँगा, जिसकी बहादुरी की लोग मिसाल दे रहे हैं, मेरे ख्याल से सुनीता या अनीता उनका नाम है ना, सुनीता ही है, हाँ। तो वो जो सुनीता के बारे में जो बातचीत हो रही है, उनके बारे में इनका ये कमेंट है। क्योंकि मैं ये कह रहा था कि उस मामले पर दोनों पहलुओं को देखना चाहिए कि जो गुजरात के मंत्री हैं जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है, उन्होंने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या बातें की, क्या उन्होंने इस लेडी कांस्टेबल को डराने धमकाने की कोशिश की या नहीं की। लेकिन ये जो बिकम गेमर के नाम से जो चैनल है जिनका, इनको मेरी ये बात बड़ी नागवार गुजरी और दरअसल इनको ये लगा कि मैं जो है उस लेडी कांस्टेबल के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए उन्होंने मेरे साथ जो है ये टैग लगा दिया कि मैं जो है सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ और वो जो लेडी कांस्टेबल है उसके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, और उन्होंने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। एनीवे, आप की सोच जो है वो अपनी जगह है, मैं उसको जिसे कहते हैं गलत तो नहीं ठहरा सकता। लोकतंत्र है, आज़ादी है, आप कुछ भी सोचिए, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले ज़रूर सोचिए। आप अपने शब्दों के चयन पर ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्त। सिद्धार्थ शर्मा जी, इन्होंने लिखा है कि होप यू आर डूइंग वेल। बिल्कुल, मैं सिद्धार्थ जी बिल्कुल ठीक हूँ। और वो ये भी कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज़ आस्क दिस क्वेश्चन टू दीपक सर, व्हाट आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट एंड व्हाट डू यू विश यू वेर मोर पैशनेट अबाउट। दीपक जी के बारे में सिद्धार्थ जी बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। सिद्धार्थ ये पूछ रहे हैं कि दीपक किस मामले को लेकर बहुत पैशनेट हैं, किस मामले में उनका बड़ा मन लगता है, इसके बारे में मैं उनसे पूछ कर बताऊँ। ठीक है, मैं दीपक जी तक ये मैसेज कन्वे कर दूंगा। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। बेडू बाबा के नाम से एक कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि शादी जो है वो पूरी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद ही करनी चाहिए। अगर पूरी तरह से एक दूसरे के बारे में पता किए बगैर शादी कर लें तो कई बार धोखा हो जाता है। बिल्कुल आपने सही बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आप बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाते हैं। निशा शर्मा जी ने ये लिखा है, आवाज़, तरीका सब कुछ ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे उन्होंने अच्छे शब्द लिखे हैं, लेकिन अपनी तारीफ़ में कितने शब्द पढ़ूं ये भी थोड़ा सा अजीब हो जाता है कई बार। जिस तरह से बहुत आपत्तिजनक शब्द जो है वो चुभते हैं, उसी तरह बहुत ज़्यादा तारीफ़ जो है वो थोड़ी शर्मिंदा भी करती है। लेकिन प्लीज़ तारीफ़ तो कीजिए। गौरव कुमार, इन्होंने लिखा है कि क्राइम तक के सारे लोग उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और इन सब की वजह यह है कि शम्स ताहिर खान साहब का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि उनके साथ रहने वाले सारे लोग, उनके साथ काम करने वाले सारे लोग उतने ही प्यारे होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, आई मस्ट से। अच्छा, दो लोगों के नाम मुझे बीच में याद आ गए। एक तो मीता भट्टाचार्य जी जो मेरी होम टाउन से है, उनका बर्थडे अभी गुजरा है, तो मैं उनको विश करना चाहता हूँ। उस दिन मैं उनको विश नहीं कर पाया था, तो वो थोड़ी खफा सी थी, तो प्लीज़ मेरा बर्थडे विश जो है आप बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कबूल कीजिए मीता जी। नूर आलम, इन्होंने लिखा है, आप मेरा कमेंट तो पढ़ेंगे नहीं, फिर भी कर देता हूँ। लीजिए नूर आलम साहब, आज आपकी शिकायत दूर हो गई। मैंने पहले भी अपने तमाम दर्शकों से ये कहा है कि कमेंट नहीं पढ़ना महज इत्तेफाक है, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है कि किसी का पढ़ूंगा किसी का नहीं पढ़ूंगा, ऐसा क्यों करूंगा। तो इसीलिए आलम साहब इतने निराशाजनक तरीके से लिखने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल आपका कमेंट पढ़ूंगा। देखिए, आज आंखों के सामने है, तो न मैं पढ़ रहा हूँ बल्कि कई बार आपका जिक्र भी कर रहा हूँ। खुशामदीद कहता हूँ आपको, बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। नीताई बायन साहब, इन्होंने कहा है कि क्या हाल है, सावधान रहिए। बिल्कुल मैं सावधान रहूँगा। मुझे लगता है कि ये कोरोना के मद्देनज़र
इन्होंने मुझे सावधान रहने का सुझाव दिया है। मुकेश कुमार यादव साहब कुवैत से वेरी नाइस लिख रहे हैं। प्रिंस, इन्होंने कहा है कि ये जो शो है हमारा वो होने वाले अपराधों के बारे में लोगों को आगाह करता है, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है और लिखा है हैट्स ऑफ सर। थैंक यू वेरी मच प्रिंस। रेड एरो गेमिंग के नाम से एक हैं, और उन्होंने लिखा है कि शम्स ताहिर खान साहब ग्रेट हैं, और ये दुनिया कितनी अजीब है कि लोग 25,000 रुपये के लिए भी जान ले लेते हैं। बिल्कुल आपने ये सही बात कही है। 25,000 क्या, पिछले दिनों तो हमने एक कहानी सुनाई थी जिसमें सुपारी दी गई थी 3,000 रुपये की, और उस 3,000 रुपये में 5 लोगों की हत्या हुई। तो इस तरह से मेरा हिसाब या मेरी गणित जो है बहुत कमज़ोर है, लेकिन मेरे ख्याल से 600 रुपये एक कातिल को मिले। तो आप बताइए कैसे यूज़लेस लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो हत्या भी करते हैं, और वो भी इतने कम पैसों के लिए। मतलब मैंने पहले भी कहा है, हत्या तो करोड़ों अरबों के लिए भी नहीं करना चाहिए। किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन जब कोई इतनी गिरी हुई हरकत करता है और वो भी औने पौने रुपयों के लिए या औने पौने कीमत पर करता है, तो और ज़्यादा हैरानी होती है। द डार्क टू लाइट के नाम से एक आईडी है, और इन्होंने उस महिला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है जिस महिला ने अपने पति की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी। अच्छा, जल्दी से उस घटना के बारे में 2 लाइन में आपको बता दूं। ये कहानी हैदराबाद की है जो मैंने आपको कल सुनाई थी, बीते कल। इसमें एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी थी, और उसके लिए बाकायदा सुपारी दी थी, और पति की हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की थी। रोड एक्सीडेंट हैदराबाद में करवाया भी गया, और जो कातिल थे वो उस एक्सीडेंट के बाद मददगार की तरह आए, और मददगार की तरह आने के बाद वो उस ज़ख्मी व्यक्ति को उठाकर ले गया हॉस्पिटल, और रास्ते में ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जो आदमी पहले से रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर दर्द से तड़प रहा था, जिसे मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसकी गला घोंटकर चलती कार में उसकी हत्या की गई। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो इस कत्ल का खुलासा हुआ। उसी वीडियो पर, ये जो कमेंट्स का मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, ये सारे कमेंट्स उसी वीडियो पर आए हैं। अल्फेज़ अंसारी साहब ने गुड जॉब लिखा है। अंकिता ठाकुर साहब ने अंकिता ठाकुर साहब ने, अंकिता ठाकुर मैडम ने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बारे में भी पता करने के लिए मुझे कहा है। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। असल में देखिए क्या है, अब तक जो पुलिस की तफ्तीश है, उस पुलिस की तफ्तीश में तो मामला सुसाइड का ही निकल कर आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस की तफ्तीश बिल्कुल सही दिशा में है या नहीं है। मैं बाहर से इस तरह का कमेंट करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि पप्पू यादव जो बिहार के एग्जैक्ट उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मैं भूल रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले की सीबीआई जांच के लिए लिखा था, और अमित शाह जी ने इस मामले को आगे कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है। और आज जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बातें कही है, और उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है, और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराकर, उनके खिलाफ एब्यूसिव बातें भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसके लिए भी उन्होंने कंप्लेंट दी है। तो मुझे लगता है कि जब लोगों की इतनी ज़्यादा मांग है और लोगों को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, तो इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने में कोई बुराई नहीं है। लोगों के सेंटिमेंट और लोगों की सोच को देखते हुए मेरे हिसाब से इस मामले की सीबीआई जांच करा ही देनी चाहिए। संजीव सिंह साहब ने नाइस स्टोरी सर लिखा है। वैभव सिंघानिया, कभी आपसे और शम सर से मिलने का मौका मिले, लोकेंद्र जी से भी मिलना है, इन्होंने कहा है। बिल्कुल सिंघानिया साहब, मौका मिलेगा, और ये कोविड वाला चक्कर थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अभी हम लोग एक दूसरे से आमने सामने मिलने, फिजिकली मिलने से थोड़ा परहेज़ कर रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आप जानते हैं। लेकिन आप हमसे यहाँ कनेक्टेड रहिए, और जब ये सब खत्म हो जाए तो ज़रूर मिलिए। नोएडा में हमारा दफ्तर है, आपका स्वागत है। ईमेल कीजिए, उसके बाद टाइम लेकर हाजिर हो जाइए। टाइम लेकर हाजिर होने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप आएँ और हम यहाँ न रहें या किसी काम में बिजी रहे, आपसे न मिल पाए तो आपको बुरा न लगे। टाइम लेकर हाजिर हो जाएं। ये कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े आदमी हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना है। तो उसके पीछे की जो सोच है वो ये है। शान गुजर साहब, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोरी इज़ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आई लाइक योर वॉइस सर। थैंक यू शान, थैंक यू वेरी मच। रंगनाथ मैंने, इन्होंने भी आवाज़ की तारीफ़ की है। मेरी मर्ज़ी इस नाम से एक आईडी है, और उन्होंने मुंबई पुलिस की तारीफ़ करते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस इस मामले में ईमानदारी से काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। साबिर हुडा साहब का भी कमेंट है। इन्होंने लिखा है मोहम्मद साबिर
मैं हैदराबाद से हूँ और मेडचल इंडस्ट्रियल एरिया है। शुक्रिया आपका। बिल्कुल, जो कहानी कल मैंने आपको सुनाई थी वो मेडचल की ही थी, हैदराबाद की। तो साबिर साहब, मैं उस जगह के नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड था, लेकिन देखिए ये क्राइम तक फैमिली का कमाल है कि हैदराबाद में भी हमारे लोग हैं। तो साजिद भाई ने वहाँ से जवाब दे दिया कि बिल्कुल हैदराबाद में मेडचल है। सीमा साहू ने गुड प्रेजेंटेशन लिखा है। सुलेखा कुमारी ने बहुत अच्छे तरीके से आप बातों को समझाते हैं ऐसा लिखा है। रामनाथ वर्मा, वेल भैया जी लिखते हैं। अतुल गौर, बनर्जी सर घर आओ हमारे कभी डिनर पे। क्या बात है, ये तो बड़ा ही ल्यूकरेटिव ऑफ़र है, लालच देने वाला। लेकिन गौर साहब, अभी कैसे कोविड के समय आ सकते हैं? थोड़ा कोविड का मामला ख़त्म हो जाए, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब इतने लोगों की जान तो जा रही है, हम लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, ये दुआ कर सकते हैं। और जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो गौर साहब मैं तो बिल्कुल फ़ोन करके आ जाऊँगा। इस तरह के ऑफ़र मैं कतई नहीं छोड़ता हूँ। एक आईडी है HOHGOUDJFU। ऑब्वियसली मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह से आपको पढ़ के सुना दिया। और इनका ये कहना है कि हैदराबाद के मामले में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कत्ल के मामले का पता चल गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम के मामले में जो है वो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। मतलब उन्होंने कहा है कि लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि सिर्फ इंसानों के खुदा देख रहा है अपनी बनाई दुनिया का हाल, क्यों नहीं खरम करता जब ये दुनिया जहाँ तुझसे तेरे भेजे हुए इंसानों से ज़्यादा पैसों को पूजा जाता है। एनीवे, इन्होंने ये लिखा है कि इस दुनिया के लोग बहुत नीचे गिर चुके हैं, वो रुपए पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और उनको खुदा से भी शिकायत है। जाहिर है जब इतनी तकलीफ़ें होंगी तो उसी खुदा की तारीफ़ भी होगी और उसी खुदा से शिकायत भी होगी। हर आदमी के दिल में इस तरह की बातें होती हैं, इन्होंने लिख दिया है। और साथ ही ये भी लिखती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत बातें बताई गई हैं और पैसा खा लिया गया है। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि पैसा ज़रूर डॉक्टरों ने खाया होगा। खैर, ये उनका नज़रिया है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। राम नारायण साहू जी, इन्होंने सतना में पटवारी हत्याकांड की स्टोरी सुनाने की बात कही है। अजय जहांगीर साहब जयपुर बम ब्लास्ट की स्टोरी सुनना चाहते हैं। राम नारायण साहू जी ने गुड वॉइस की बात कही है। तौसीफ अहमद, नसरीन कुरैशी, शैलेश पांचाल, अजहर मंसूरी, पम्मी सिंह ठाकुर, आप ही कहानी सुनाएं, आपके कहने की बात ही कुछ और है। राम राम सा लिखा है उन्होंने। राम राम सा लिखने से तो मुझे लग रहा है कि आपका ताल्लुक ज़रूर राजस्थान से होगा। पम्मी सिंह साहब, मेरी ओर से भी राम राम। दीपक कुमार, यही सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ है 100%। दीपक कुमार ये कह रहे हैं जिस तरह एक महिला ने अपने पति का कत्ल करवाया हैदराबाद में, उसको एक्सीडेंट का रूप दिया, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो कत्ल की बात सामने आई, तो इसी तरह दीपक का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का भी जो है हत्या उनकी की गई और हत्या करने के बाद उसे खुदकुशी का रूप दे दिया गया, ऐसा दीपक कुमार को विश्वास है, उनको भरोसा है। अमृत राठौर साहब, इन्होंने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एक महिला जो है वो पति की हत्या करती है, कैसे कर सकती है, क्योंकि ये महिला जो है एक माँ भी होती है। महिला के इस रूप पर अमृत राठौर बहुत बेचैन है। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बेचैन सारे लोग हैं। इस तरह कोई भी महिला या पुरुष जब इस तरह की गिरी हुई हरकत करता है तो सारे लोगों को हैरानी होती है, लेकिन गालियों का इस्तेमाल और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। शिमी वर्गिस ये लिखती हैं कि हाय, आई एम सिमी, मुझे क्राइम तक में स्टोरी सुनना काफ़ी पसंद है और केरला की सिस्टर अभया की स्टोरी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, और लेकिन उस रिक्वेस्ट को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, उन्हें बहुत बुरा लगा। सिस्टर अभया की स्टोरी चलिए कभी अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं, अदरवाइज़ मैं अपने जो सीनियर हैं शम्स ताहिर खान साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने पेश करें। वो वाकई बहुत दहलाने वाली घटना थी। गोविंद कुमार जी, गुड जॉब सर लिख रहे हैं। मंजू मेहरा, रामस्वरूप बिश्नोई, चौधरी निराकार नेगेटिव कमेंट को ये भूलने की बात कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट इसलिए कर देते हैं, चौधरी निराकार कह रहे हैं कि उनका नाम का जिक्र हो जाएगा, उनका नाम पढ़ लिया जाएगा। एनीवे, मंजू नेहरा जी ने भी कमेंट किया है। हरियाणा के में एक लड़की के ऑनर किलिंग के बारे में वो लिख रही हैं और कह रही हैं कि उस ऑनर किलिंग के बारे में हमें लोगों को स्टोरी सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए। योर लवली फ़ैन के नाम से ही एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रतिम भाई आप प्रतिदिन हमें कहानी सुनाने नहीं आएंगे तो मैं आपसे नाराज़ होकर जेल चला जाऊँगा। ये क्या बात हुई?
नाराज़ होकर कहीं घूमने फिरने जाइए, किसी रिसोर्ट में मज़े कीजिए, और जेल क्यों चले जाएंगे? जेल जाकर अपने आप को तकलीफ़ क्यों देंगे? कोई अपराध क्यों करेंगे? तो प्लीज़, अगर मजाक में ये बात कही है फिर तो ठीक है, लेकिन कभी सपने में भी ऐसा सोचिएगा मत। देश की बात के नाम से भी आईडी है, उससे भी कमेंट है। चंद्रा जोशी, स्मार्ट केयर, अतुल गौर का तो मैंने जिक्र कर ही दिया, अमृत राठौर का भी जिक्र हो गया। मधु घोष हाय सर जी लिख रही हैं। सिद्धार्थ दामोदर, अब्दुल मलिक जुबैर, सुब्रतो दास, दंगर नीलेश, इनका भी कमेंट है। ये गुजरात राजकोट से हैं और मुझे इनको मेरे बोलने का ढंग बहुत पसंद है। कल कौर सिद्धू के नाम से जो आईडी है उससे जो कमेंट आया था, मैं उनके नाम को रिकॉल करने, याद करने की कोशिश कर रहा था। आज उन्होंने अपना नाम लिख भेजा है दोबारा, पहले भी इन्होंने भेजा था, मैं भूल गया था। नरिंदर कौर सिद्धू, ठीक है नरिंदर जी, वेलकम। गंगाराम वैद्य हाय सर लिख रहे हैं। इमरोज़ अहमद, इन्होंने अपना नाम लिखकर भेजा है। तो इस तरह से नवनीत किशोर जी भी हमारे एक दर्शक हैं, वो भी, उन्होंने भी कुछ कमेंट किया है। और धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी गुड डे सर लिख रहे हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं। पवन कुमार राजपूत साहब ने भी जो है अपना कमेंट किया है। रोशन राज, धर्मेंद्र कुमार वर्मा, राजू चाचा, मोहम्मद अरमान मलिक, अरुणोदया, कृपया सप्ताह के 7 दिन कोई ना कोई कहानी आने दिया करें, चाहे रिकॉर्डेड ही क्यों ना हो। रेखा गुप्ता जी, विकास दुबे हत्याकांड के बारे में जो मनु है उसके बारे में कुछ बताते। अच्छा ठीक है, हम और थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। एनीवे, बहुत धन्यवाद आप सबका। इतने सारे लोगों ने इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब मैं किसी स्टोरी के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा, तो आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो मैसेज करेंगे, भेजेंगे, उन कमेंट्स, उन मैसेज को मैं आप सबके सामने पहुंचाऊंगा। और उनमें अगर कुछ सवाल होगा तो उन सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए। बहुत सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।